हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल अचीवर्स में। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड डूइंग वेल एंड स्टडिंग वेरी वेल। तो गाइज, अपने लेक्चर है आज का मैथ्स का, कैलकुलस का इंटीग्रेशन हम पढ़ रहे थे और इसका हमारा जो आज का लेक्चर है ये है हमारा पार्ट 3। एंड इसमें हम बेसिकली जो ज़्यादातर पोर्शन कवर करवाने वाले हैं वो है हमारा सब्स्टिट्यूशन वाला इंटीग्रेशन। ठीक है, प्रीवियस जो मैंने आपका लेक्चर लिया था पार्ट 2 में, उसमें मैंने आपको कुछ बिल्कुल बेसिक फॉर्मूलाज जो होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करवा दिए थे। एंड अब हमारा ये वाला जो लेक्चर है इसमें हम थोड़ा सा लेवल हाई लेकर जाएंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस जो होते हैं उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं, जिस क्वेश्चन में हमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। तो चलिए गाइस, अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। लेट मी रेज द बोर्ड। तो गाइस देखिए, पहले तो अपना आज के लेक्चर पे मूव ऑन करने से पहले मैं आपको कुछ मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, मैं बस उनको एक जल्दी से क्विक करवा देती हूँ। अगर आप में से किसी ने उनको सॉल्व नहीं किया है तो प्लीज़ उनको सॉल्व करिए एंड उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा, पहले मत देखिएगा। और अगर किसी ने सॉल्व किया है तो आप लोग चेक कर सकते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन जो मुझे याद आ रहा है, इट वॉज समथिंग सेक स्क्वायर 3x dx। दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन इन द होमवर्क क्वेश्चन। ये वीडियो में कहीं दिया था बीच में, इसका आपको बताना है। तो गाइज, मैंने आपको क्या बताया इंटीग्रेशन में, हम सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारा ये जो भी टर्म दे रखा है इसका कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। तो हमने देखा सेक स्क्वायर एक्स का तो हमारा डायरेक्टली हमारे पास होता है 10x, होता है ना। मगर अब क्वेश्चन में जो x है वो x की जगह क्या गिवन है 3x। तो हम यहाँ सिर्फ x नहीं लिखेंगे, हम इस जगह पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 3x। अब मैंने इंटीग्रेशन में क्या बताया था कि आपका ये जो साथ में कांस्टेंट होता है, ये जो एक कांस्टेंट होता है साथ में, इसको आप इंटीग्रेशन के केस में नीचे डिवाइड में लिखते हैं। डिफरेंशिएशन में क्या लिखते थे, इसको बाहर लिखते थे मल्टीप्लिकेशन में। इंटीग्रेशन में क्या लिखते हैं, हम नीचे डिवाइड में लिखते हैं और साथ में हम अपने कांस्टेंट का साइन लगाते हैं सी। ये आपको एग्जाम्पल में एमसीक्यू में गिवन रहता है। और वैसे तो अपन लोग का थ्योरी एग्जाम है नहीं कि हमें अगर सी लगाना भूल गए तो कुछ बहुत बड़ी कहानी हो जाएगी, बट दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड से पहले आप लोग ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, एक ही स्लाइड पर आ जाएगा इसीलिए। 4a⁻3x + 1 dx। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया है, इस तरह से अगर आपका बीच में प्लस या माइनस का साइन है, दो अलग अलग टर्म्स हैं, तो हमारे पास ऑप्शन होता है इनको सेपरेट आउट करने का, dx + इंटीग्रेशन dx। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब जब हमने यहाँ सेपरेट कर दिया तो हमने यहाँ क्या देखा, हमारा 4 कांस्टेंट है, इसे हम बाहर लिख देंगे, 3x dx + dx। ठीक है, अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पता है e की पावर x का, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सीधा ex + c होता है। लेकिन अगर इस x की जगह कोई और आपके साथ कुछ कांस्टेंट लिख दे x के साथ, तो वो हमारा कांस्टेंट यहाँ पर आता है और साथ में हमारा क्या होता है, वही कांस्टेंट नीचे डिवाइड में भी चला जाता है। जैसे डिफरेंशिएशन में अगर आपको e की पावर 2x dx दे दिया जाए, सॉरी, आपको अगर डिफरेंशिएशन में इस तरह से दे देता, डी 2x dx इस तरह से दे देता, तो इसका डिफरेंशिएशन आप लोग क्या लिखते हैं, आप इस 2 को पहले इधर मल्टीप्लाई में लिखते हैं एंड e की पावर 2x इस तरह से लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, ये टर्म मल्टीप्लाई में ना होकर नीचे डिवाइड में आ जाता है। अभी हम कैसे लिख देंगे इसका मतलब, इसको e की पावर 3x/3 प्लस इसका कांस्टेंट c1 प्लस, अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो हमारा क्या होता है, अगर सिर्फ 1 है या तो इसका जो आपका होता है इंटीग्रेशन, उसमें क्या होता है, आपकी पावर, आपका एक जो जिस भी रिस्पेक्ट में हम कर रहे होते हैं वो टर्म हमारा एक्स्ट्रा आ जाता है, क्योंकि हम उसको ऐसे कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि हमारी पावर 1 + 1 होती है ना। सपोज अगर हमारे यहाँ कुछ नहीं था और हम इसको इस तरह से लिख देते हैं x की पावर 0,
तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको आप 1 कंसीडर करोगे तो यही 1 यहाँ पर लिखा हुआ होता है। लेकिन अगर इसको हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा इस तरह से हो जाएगा 0+1 डिवाइड में 0+1, इसको आपका क्या आ जाएगा x की पावर 1 अपॉन में 1, इसको आप x ऐसे लिख सकते हो। तो सिमिलरली इसका क्या आ जाएगा आपका सिर्फ x प्लस C2। अब हमारा C1 C2 दो कांस्टेंट है, इन्हें हम क्लब कर सकते हैं और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 3x डिवाइड बाय 3 प्लस x प्लस C। ओके गाइस, यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई आपको डाउट अगर है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए, इसका ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब मैं इस को कैनवास को इरेज करती हूँ एंड हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन की तरफ। लेट मी राइट डाउन द नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन 1+x का क्यूब डिवाइड बाय √x dx। ओके, अब इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए, अब ये आपको थोड़ा सा लंबा या ट्रिकी लग सकता है क्वेश्चन, मगर क्वेश्चन है बहुत ईजी। पहले अब ये देखिए, आप यहाँ पे कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं इंटीग्रेशन का। इस पूरे में कोई ऐसा फॉर्मूला आपको याद आ रहा है डायरेक्टली जो आप यहाँ पर लगा सकें? कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर याद आ रहा है? नहीं आ रहा होगा। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। अगर हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगता है तो मैंने क्या बताया, चाहे ट्रिग्नोमेट्री लगाइए, अलजेब्रा लगाइए, कुछ भी लगाइए, इसे थोड़ा सा सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, ये पावर क्यूब में, तो ये एक तरह से ये बन रहा है a+b का होल क्यूब। अब ये आइडेंटिटी क्या होती है पता होगा आप लोगों को, a+3a² प्लस 3ab² प्लस b³ क्यूब यहाँ पे। ओके, पेन नहीं चल रहा होगा, ठीक है। ये आइडेंटिटी होती है हमारी। तो चलिए अब इसको हम लिख लेते हैं, इस आइडेंटिटी को। इस आइडेंटिटी की फॉर्म में हम इसको ओपन कर लेते हैं। अभी हम ओपन करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमारा 1 है तो हम इसी हिसाब से चलेंगे। 1 + 3x और 1 का स्क्वायर, वो आपका 3x आ जाएगा। ये 3x² प्लस x³ इंटीग्रेशन तो है डिवाइड बाय √x dx। अब ये देखिए, इस √x को आप √x लिखने की बजाय ऐसे भी लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अंडर रूट को हम इस तरह से भी लिख सकते होते हैं। अब अगर हमारा, मैंने क्या बताया आपको, डिनोमिनेटर हमारा सिंगल हो और हमारे न्यूमरेटर अलग अलग हो, तो हम हर न्यूमरेटर के टर्म के साथ डिनोमिनेटर को अलग सेपरेट आउट करके लिख सकते हैं। ओके, हम एक टर्म ये अलग लिख सकते हैं, हम एक टर्म ये भी अलग लिख सकते हैं, हम फिर एक टर्म ये भी अलग लिख सकते हैं, एंड अपन लोग एक टर्म ये भी अलग लिख सकते हैं, ठीक है, सेपरेट करके। तो चलिए अब हम इसको सेपरेट करके लिख देते हैं। अगर तो ये आपका इंटीग्रेशन 1/x की पावर 1/2 dx। मुझे बहुत आलस आता था पता है ये लिखने में, जब मैं अपना मतलब स्कूल में थी या इंजीनियरिंग में थी, बहुत इरिटेटिंग लगता था। तो एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप शुरू में करना स्टार्ट करते हो ना, तब तो बड़ा मज़ा आता है इसको करने में, अच्छी लगती है ये चीज़। लेकिन फिर जब थोड़ा सा करना आ जाता है ना, तो इस तरह का ये जो सेपरेशन होता है इस फॉर्मूले वाला, ये बहुत अनोइंग लगता है। क्योंकि आप इसको ओरली भी कर सकते हो और फिर वो आपको लिख के करना पड़ता था ना एग्जाम में, तो बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता था। तो खैर, अब इसको अगर आप करेंगे सॉल्व तो देखिए ये 1/2 है, या आपको इसको ऊपर ले जा सकते हो, ऊपर ले जाओगे तो x की पावर -1/2 आ जाएगा। अगर आप ऊपर ले जाते हो तो आप इस जगह क्या लिख सकते हो, x की पावर -1/2 dx। सिमिलरली इसको भी ऊपर ले जाओगे तो ये कुछ कैंसिल आउट होगा, सबको ऊपर ले जाओगे कुछ कैंसिल आउट होएगा, एंड कैंसिल आउट होने के बाद आपका फाइनली क्या लिख कर आ जाएगा, x की पावर -1/2 dx। यहाँ पर ये ऊपर ले जाके प्लस इसमें भी ऊपर ले जाओगे तो आपका क्या रह जाएगा फिर 3x की पावर, अच्छा 3 आपका कांस्टेंट है ना, इसे बाहर निकाल लेते हैं, वरना फिर इसके लिए एक लाइन और लिखनी पड़ेगी। सॉरी, नॉट माइनस वाला प्लस में रहेगा, क्योंकि हमारा ऊपर x1 में था ना, ये ऊपर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अभी इंटीग्रेट नहीं करा है हमने, ठीक है, डू रिमेंबर इंटीग्रेट नहीं किया है अभी, सिर्फ हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं ताकि हम इजीली सॉल्व कर सकें, ठीक है। ठीक है, ये आ जाएगा इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके। अब देखिए, अब ये आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा और अब आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते होंगे।
होमवर्क में नहीं दूंगी, खुद ही करके दिखा देती हूँ मैं इंटीग्रेट यहाँ पे इसको आपको। इस वाले टर्म को अगर आपने जब इंटीग्रेट करा तो आपका सीधा सीधा आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 1/2 अपॉन में 1/2, ठीक है, प्लस C1 प्लस 3 तो आपका कांस्टेंट में था। साथ में इसको अब जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी जगह आपका क्या आ जाएगा इंटीग्रेट करके 3/2। आप इसको करके देख लीजिएगा। हमारा ये वाला फॉर्मूला जो होता है एक्स की पावर n से एक्स की पावर n+1 अपॉन में n+1, उससे करेंगे तो ये सब आ जाएंगे, ये C2 प्लस 3 एक्स की पावर 5/2 प्लस एक्स की पावर 7/2। ओके, ये चीज़ हो गई आपकी। एंड अब आप इसको साथ में इसका C3 एंड ये C4, ये C1 C2 C3 को मैं यहाँ से हटा के लास्ट में क्लब करके एक सिर्फ C लिख देती हूँ, जिस तरह आपका एग्ज़ाम में लिख कर भी आता है। तो अगर ये लिख के आपको बताने का रीज़न पता है क्या है, अगर कभी आपको ये C1 C2 C3 C4 हर टर्म के साथ लिख के दे दे या फिर एंड में इकट्ठा C1 C2 C3 दे दे, ऑप्शन देख के कंफ्यूज मत होना, वो कोई नई यूनिक चीज़ नहीं होती है, सिर्फ उसको लिखने का तरीका वैसा कर देते हैं वो, ताकि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए, कोई नया स्टूडेंट है तो, या जिसने अगर नहीं पढ़ाए ढंग से ज़्यादा तो वो वैसा ना कर सके। अब मैं इसको थोड़ा सा पोर्शन यहाँ से इरेज कर रही हूँ, ठीक है, इरेज करके हम इसको हम फाइनली आप इसको अगर सॉल्व करेंगे ये ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो √x प्लस, थोड़ा लंबा है क्वेश्चन लेकिन आप लोगों के लेवल के लिए लंबा नहीं है, आप लोग कर सकते हैं, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन करने पड़ेंगे, बट हाँ अगर प्रैक्टिस छूट गई है तो थोड़ा सा ये बड़ा लग सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ द आंसर इस क्वेश्चन का, ये है आपका आंसर। ओके गाइज, सिंपल था, कोई टफ नहीं था, इजीली हो गया होगा। अब एक क्वेश्चन और था जो मैंने आपको मेथड सिंपल तरीके सिखाए थे, उस तरीके से थोड़ा सा हटके था, चीज़ वही थी बट थोड़ा सा चेंजिंग था उस क्वेश्चन में। मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, 2x + 1 - 5x - 1 अपॉन में 10 की पावर x dx। देखिए इस क्वेश्चन में आपका कहीं कोई फॉर्मूला लग रहा है इंटीग्रेशन का? नहीं लग रहा, कुछ नहीं हो सकता, डायरेक्ट हमें कुछ इसमें अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री लगा के कुछ सिंपल सॉल्व करना पड़ेगा इसमें हमें। या फिर एक चीज़ जो हमें समझ में आ रही है, यहाँ हमारा कुछ फॉर्मूला ये वाला लग सकता है, a की पावर x इंटीग्रेशन वाला, ठीक है, जिस जो आपका क्या आता है a की पावर x नेचुरल लॉग, ठीक है, एक ये फॉर्मूला लग सकता है, लेकिन वो यहाँ लग जाएगा, लेकिन वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। तो इसका क्या तरीका है, देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को, अभी तो नीचे आपको जैसे ये 10x दे दिया है, इसको हम 2 और 5 में तोड़ सकते हैं। सपोज अगर ऐसे नहीं होता, इसकी जगह 9x की जगह मान लीजिए 9x दे देता, 10x की जगह कुछ भी रहता, हम सबसे पहले तो इसमें अपना सेपरेट कर लेते हैं, 10x dx माइनस इंटीग्रेशन 5 x - 1 अपॉन में 10x dx। ओके, ये इस तरह से आप सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, ये सेपरेट कर सकते हैं। अब मैंने क्या बताया आपको कि 10 को हम 2 और 5 में तोड़ सकते हैं, तो अगर हम 10 और 5 को 2 में तोड़ देंगे तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 2 की पावर x + 1 अपॉन में 2x × 5x, ऐसे लिख सकते हैं। इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अगेन आपका 10x आ जाएगा माइनस, और सिमिलरली ऊपर वाले को भी 2x + 1 हमारा इस तरह से लिखा है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2x एंड मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि हमारा क्या होगा, अगर हमारा बेस सेम होता है तो हमारी पावर ऐड हो जाती है। ये तो बेसिक मैथ्स का रूल है, आपको याद होगा, बेस अगर हमारा प्रोडक्ट में हो, मल्टीप्लाई में होता है, अगर हमारा मल्टीप्लाई का केस होता है और बेस हमारा सेम होता है तो हमारी पावर जो होती है वो क्या होती है, ऐड हो जाती है। एंड अगर हमारा डिवाइड का केस होता है एंड हमारा बेस सेम होता है तो क्या होती है, हमारी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अब ये मत सोचना यहाँ पर मैंने ऐड क्यों नहीं किया, यहाँ ऐड इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारा बेस अलग अलग है। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज। नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन राइट इट, 5 को 5 × 5 - 1 अपॉन
2x into 5x. ओके, वी कैन राइट इट लाइक दैट, dx. अब हम क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे कॉमन कट कर सकते हैं. तो हमारा 2x एंड 2x कॉमन कट डाउन हो जाएगा. 5x कॉमन कट डाउन हो जाएगा. क्या रह जाएगा हमारा 2 अपॉन में 5x dx माइनस 5 माइनस 1 में है. 5 माइनस 1, 5 माइनस में कोई पावर होती है तो इसको हम नीचे ले आते हैं तो पॉजिटिव में हो जाता है. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x इंटू 5 dx, ऐसे लिख सकते हैं. अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हैं. तो 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर निकाल लिया. और ये 5 की पावर x, अब मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया, ये वाला यहाँ लिख देती हूँ थोड़ा बड़ा ताकि याद रहे. a की पावर x ये होता है फॉर्मूला हमारा. a की पावर x अगर हमारे दी हो, नीचे लॉग भी दे सकता है वो, या फिर नेचुरल लॉग a भी लिख सकता है. ठीक है, अगर हमारा ये हमने a की पावर x में फॉर्मूला पढ़ा था. अब अगर सपोज ये a की पावर माइनस x हो जाता है, इससे हमारा क्या फ़र्क पड़ जाएगा, इससे हमारा क्या फ़र्क पड़ जाएगा, यही तो सिर्फ पड़ जाएगा, माइनस x यहाँ पर आ जाएगा एंड लॉग a आपका ऐसे ही रहेगा. बस यही फ़र्क पड़ेगा ना, इससे तो ज़्यादा और कुछ नहीं पड़ेगा. नॉर्मल इंटीग्रेशन वाला माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन बस वहाँ चला जाएगा. और एक चीज़ क्या होगी हमारा, क्या होगी बताइए. मैंने आपको क्या बताया, इस तरह का अगर हमारा डिफ्रेंशिएशन का केस होता है तो हमारा जो गिवन है वैल्यू, ये जो हमारा वेरिएबल गिवन है, इसके अलावा जो एक कांस्टेंट चीज़ होती है वो हमारा डिफ्रेंशिएशन में तो आती थी मल्टीप्लाई में, एंड हमारा इंटीग्रेशन में कहाँ जाती है, डिवाइड में. तो ये माइनस का साइन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इसको मत भूल जाना. अगर अब सपोज मैं इस 5x को ऊपर ले जाती हूँ और ऐसे लिख देती हूँ 5 माइनस एक्स डी एक्स. ठीक है, ऐसे लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना ऐसे लिखने में, इस तरह से लिख सकती हूँ. अब ये मत बोलिएगा कि मैम ये 5 माइनस 1 को तो आपने नीचे उतार लिया पॉजिटिव करने के लिए, यहाँ ऊपर ले गई. रीज़न दैट कि इससे मुझे ये फॉर्मूला बनाना है इस तरह का, या इस तरह का कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बन जाए. यहाँ पे भी बन जाएगा, आप इसको मतलब उल्टा लग जाएगा. अगर आप यहाँ पर लगाएंगे तो आपका ये वाला पार्ट जो भी आएगा सॉल्व करके a की पावर x यहाँ और log a यहाँ, इस तरह से हो जाएगा. बट ठीक है, हमने थोड़ा उसको ज़्यादा स्टैंडर्ड वे में लिख लिया. एंड यहाँ पर इसको नीचे उतारने का रीज़न था, ऊपर भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट इसके ऊपर हमारा कुछ x का पावर नहीं है, यहाँ पर हमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है. तो अच्छा है कि हमारा जितना ज़्यादा पॉजिटिव रह पाए उतना ज़्यादा पॉजिटिव रखते हैं हम, कैलकुलेशन ईजी होती है. इसको हम लिख सकते हैं 1/2x dx. ओके, इस तरह से लिख सकते हैं. एंड 2x को भी हम ऊपर ले जा देंगे, माइनस एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं. आप चाहें तो उसको नीचे ही रहने दीजिए और वैसे ही फॉर्मूला लगा लीजिए जैसा आपको ठीक लगे. मैं थोड़ा सा उसको ज़्यादा आपको ये रिलेट करके दिखा रही हूँ फॉर्मूले से. बाकी एग्जाम में आपको जो दिमाग में पहले आता है आप उसी चीज़ को करिएगा. मेरा भी इतना एक्सप्लेन करने का रीज़न है ताकि आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाए. अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाय माइनस लॉग 5, ये चीज़ आ जाएगी गाइस. अब यहाँ पर हमारा माइनस का साइन है 1/5. सिमिलरली 2 की पावर माइनस एक्स माइनस लॉग, ये एक्स भी लगा रहे हैं, प्लस सी. ठीक है, सी में हमारा C1 C2 दोनों इंक्लूड है. इसको अगर आप थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का साइन आप बाहर निकाल सकते हो. बाहर निकालोगे तो आपका -2, या आप ऐसे लिख सकते हो इसको थोड़ा और सॉल्व करके, -2 इंटू 5, और ये माइनस का साइन बाहर आएगा तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा. 1/5 मत लिखिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर माइनस एक्स अपॉन में 5 log 2, इस तरह से लिख सकते हो. अब बाकी आपका डिपेंड करता है भाई आपके ऑप्शंस पे. अब हो सकता है ये ऑप्शन में आपको इस तरह से दे दे -2 डिवाइड बाय 5 की पावर 5x log 5 प्लस, यहाँ से तो 2 देगा ही ना, 1 अपॉन में 5 इंटू 2x log 2.
इस तरह से भी दे सकता है, या हो सकता है लॉग को ऊपर ले जाए और यहाँ पर माइनस का साइन, क्योंकि माइनस का साइन लगा के लॉग को ऊपर ले जा सकते हैं या नीचे उतार सकते हैं, उस तरह से हम कर सकते हैं। तो अब वो डिपेंड करता है आपको ऑप्शन में वो क्या देता है, उसके हिसाब से हम आगे के इसमें जो है आगे का सॉल्व करते हैं। फाइनल आंसर वही था जो हमारे इससे पहले भी आया था, रिवर्स नहीं जा सकती, इरेज हो जाता है इसमें एकदम से। वैसे मुझे लगता है बेसिक फॉर्मूला जो है वो आप लोग को समझ में आ गए होंगे। बाकी आपको प्रैक्टिस अगर करनी है, बिल्कुल आप लोग बेसिक लेवल पर है एंड आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से इंटीग्रेशन नहीं आता है, जो ज़्यादातर बच्चों को नहीं आता है, उसमें कोई पैनिक होने वाली या परेशान होने वाली बात नहीं है। आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, आप NCERT है 12th क्लास का, चैप्टर नंबर 7 है पार्ट 2 में, ठीक है। इसको आप NCERT की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है ये मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था। एंड अगर आपके NCERT की वेबसाइट को नहीं कंसीडर जाना चाहते हैं वहाँ पे कुछ इस तरह से, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मेरे पास बुक है, मैं आपको क्वेश्चंस के फ़ोटो खींच के भेज सकती हूँ, बट बता दीजिएगा। प्रैक्टिस करने के लिए ये बेस्ट है। बाकी अगर इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे आप, तो फिर आप हायर लेवल के लिए किसी और अच्छी स्टैंडर्ड बुक के लिए मूव कर सकते हैं। बट अगर आपका बेसिक्स आपको नहीं बहुत अच्छे से क्लियर है, या फिर आप भूल गए हैं, प्रैक्टिस में नहीं है, देखो मैथ्स इज़ अबाउट प्रैक्टिस एंड कैलकुलस का एंड स्पेशली इंटीग्रेशन वाला पार्ट तो इतना प्रैक्टिस मांगता है ना, क्योंकि इसमें इतने फॉर्मूले हैं, इतनी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हैं कि बंदा कंफ्यूज हो जाए। इसीलिए पहले आप NCERT कर लीजिए, टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी। आप ये 1 घंटे का वीडियो देखते हैं, इसके बाद आपको मुश्किल से 1 घंटा और लगेगा उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। इजी क्वेश्चंस होते हैं। अगर कहीं अटकते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना आप लोग, मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दूँगी। या अगर आप लोग कहेंगे तो मैं NCERT के ही पूरा सोल्यूशन आपको सॉल्व करवा दूँगी, बट वो ना थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो बाकी फिर आप लोग जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा। बाकी प्रैक्टिस कहाँ से करना है ये मैंने आपको बता दिया। अभी हमने बेसिक फॉर्मूलाज देख लिए थे, अब हम मूव करते हैं अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरफ। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता है गाइस, देखिए इसमें होता है कि हमारे पास कोई एक गिवन फंक्शन होता है, सपोज ए, ठीक है। इसमें ये एक कुछ पार्ट होता है, कुछ भी पार्ट होता है, हम इस पार्ट को कोई और थर्ड वेरिएबल मान लेते हैं, कोई और हम थर्ड वेरिएबल मान लेते हैं, ठीक है। फिर ये जो थर्ड वेरिएबल हमने माना, इसके हिसाब से जो चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को हम इस फंक्शन में रखते हैं एंड देन फिर इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं, और फिर हमारा जो आंसर आता है उसमें हमने इस थर्ड वेरिएबल की जगह ये जो वैल्यू रखी थी इसको पुट करते हैं वापस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स हो गया, नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, दोबारा बताती हूँ। एक हमें फंक्शन गिवन होता है, ठीक है। पहला स्टेप हम उसमें एक थर्ड वेरिएबल लेते हैं, फिर थर्ड वेरिएबल के हिसाब से जो चेंजेस हमें इस फंक्शन में करने होते हैं हम वो करते हैं, फिर उसका इंटीग्रेट करते हैं, फिर जो फाइनल रिजल्ट आता है उस रिजल्ट में हम ये जो यहाँ वैल्यू रखी होती है, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं अकॉर्डिंगली। ओके, अभी भी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। देखिए इसके जो क्वेश्चंस हैं ना वो टाइप वाइज ही चलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक टाइप 1 बताती हूँ, ठीक है। टाइप 1 में क्या होगा, इसमें क्या होता है कि अगर हमें इफ अ फंक्शन गिवन such that it also have its differentiation, then substitute differentiation part। देखिए अब सपोज आपको कोई एक फंक्शन ऐसा गिवन कर दिया जाए, गिवन दे दिया जाए, जिसमें आपका क्या होगा कि हमारा जो फंक्शन है उसका साथ में एक डिफ्रेंशिएशन भी आपको फंक्शन में गिवन हो। एक फंक्शन है कोई फुल, ठीक है, इसमें 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट दूसरे पार्ट का डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है। तो जो पार्ट हमारा है, ठीक है, ये हमारा डिफ्रेंशिएशन वाला पार्ट हो गया, ये ओरिजिनल पार्ट हो गया। इसको हम टी या ए या बी जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उस हिसाब से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी आपको दिखाती हूँ एक एग्जांपल इसका।
एग्जाम्पल आपको एक इजी क्वेश्चन का ही देती हूँ ताकि आप लोग इजी से कर पाएँ। सपोज आपको दिया है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर 2x dt। ओके, इसको आपको सॉल्व करना है। तो गाइस देखिए, यहाँ पर आपने ये देखा कि हमारा ये एक्स स्क्वायर है, इसका डिफ्रेंशिएशन 2x होता है। ठीक है, ये आगे इतना आपको दिख रहा है समझ में। तो जो हमारा ओरिजिनल पार्ट है एक्स स्क्वायर, इसको हम पुट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, हम टी पुट कर देते हैं। और उसके बाद हम सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम सॉल्व करने के लिए। वही मैंने बताया था ना, जो चेंजेस आते हैं उसके हिसाब से हम इसमें पुट करते हैं। तो वो चेंजेस कैसे आते हैं, चेंजेस आते हैं हमारे इसको डिफ्रेंशिएट करने से। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2x dx इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा आपका dt। ओके, अच्छा ये 2x dx dt कैसे आया, रुकिए रुकिए, इसका तो पता है आपको 2x आ गया, एंड जब x का करा तो dx बाई dx आ गया। ठीक है, अब t को जब आप x की रिस्पेक्ट में करोगे क्या आएगा, dt बाई dx। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका क्या रह जाएगा, 2x इक्वल्स टू dt बाई dx। अब हम इस dx को इधर ले आएंगे, क्यों ले आएंगे, क्योंकि हमें सॉरी डी एक्स के रिस्पेक्ट में तो एक्स ही गिवन होगा ना। अब हम इसको dx को इधर ले आएंगे, क्यों, क्योंकि हमें दिख रहा है ये एक पूरा फंक्शन जिसको जगह हम डायरेक्टली dt पुट कर सकते हैं। तो d2x dx इक्वल्स टू dt हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप इसमें होने वाला है अब सब्सटीट्यूट द वैल्यूज। ठीक है, सब्सटीट्यूट अब आप कैसे करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर की जगह हमने क्या लिया था, टी लिया था, हम टी पुट कर देंगे डॉट। अब 2x dx की जगह हमारा क्या है, इस पूरे की जगह हमारा dt है, तो हम dt पुट कर देंगे। ओके, अभी सिंपल से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। पहले इस पार्ट को आपको लग रहा था टफ कि कैसे इंटीग्रेट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें से 2 कांस्टेंट बाहर निकाल लेते, फिर भी हो जाता, खैर एक्स क्यूब हो जाता है, देन आप उसको कर सकते थे, बट ठीक है हम इस तरह से चलते हैं। अभी आप t की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ टी स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ पर x की जगह t दे दिया जाए और n की जगह 1 दे दिया जाए तो आप ऐसे लिख सकते हैं t 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1, तो टी स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा प्लस c। अब मैंने क्या फाइनल सब्स्टिट्यूशन बताया था, हम इससे लाकर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिए हमने जो t की वैल्यू ली थी ना, हम उस वैल्यू को अब यहाँ पर पुट करेंगे। तो अगर आप उस वैल्यू को पुट करेंगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पर x, t की जगह हमने क्या रखा था, एक्स स्क्वायर रखा था, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। सॉल्व करेंगे तो x की पावर 4 बाय प्लस सी। ठीक है, ये एक बेसिक सिंपल सा था एक एग्जाम्पल, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब मैं थोड़ा सा एक एडवांस लेवल, इससे एक स्टेप ऊपर बस चलते हैं। सेम इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा, बस एक उसमें एक्स्ट्रा फंक्शन ऐड हो जाएगा आपका, cos एक्स स्क्वायर 2x dx। अब इसमें भी सेम वही चीज़ चलेगी हमारी, हम क्या कर लेंगे, हमारा एक्स स्क्वायर को टी एज्यूम कर लेंगे, देन हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा 2x dx इक्वल्स टू dt आ जाएगा। कैसे आएगा, प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब इसमें अगर हमारी जब वैल्यू पुट करने की बारी आएगी तो हम कैसे पुट करेंगे, cos एक्स स्क्वायर की जगह t पुट कर सकते हैं, एंड 2x dx की जगह क्या पुट कर सकते हैं, dt पुट कर दिया। अब cos का, अब देखिए यहाँ पर तो आप इसको बिल्कुल भी इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे, पिछले क्वेश्चन में तो फिर भी हो जाता है, लेकिन यहाँ तो आप इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते। तो जब आप ऐसे क्वेश्चन में इंटीग्रेट नहीं कर सकते तब हम ये सब्स्टिट्यूशन का मेथड लगाते हैं। बस हम क्या चेक करते हैं कि हमारे कोई 2 फंक्शन ऐसे मिल जाएं जो एक दूसरे का डिफ्रेंशिएशन होते हों। ठीक है गाइस, अभी जब आप इसको अब कॉस को करेंगे तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आपका, साइन टी प्लस सी। ठीक है, टी की जगह आपने जो पुट किया है आप इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं टी की जगह। तो अगर आप पुट करेंगे आपका कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी। ओके, आ गया, सॉल्व हो गया, बिल्कुल इजी था, कोई इसमें डिफिकल्ट नहीं हुआ होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और देखते हैं, वो भी बहुत सिंपल ही लेंगे हम ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सपोज मैं आपको देती हूँ साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हमारे इस क्वेश्चन में हमने देखा कि एक हमारा साइन है
और एक हमारा कॉस है। हम किसकी जगह अब इसमें क्या पुट कर सकते हैं? देखिए, इसको करने के लिए आपको पता है आपका साइन का जो डिफ्रेंशिएशन होता है, साइन का डिफ्रेंशिएशन आपका कॉस होता है, लेकिन कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है। ये माइनस का साइन होता है ना, लेकिन माइनस का साइन यहाँ तो है नहीं। तो इसका मतलब जो हमारा करेक्ट बन रहा है ना, वो करेक्ट हमारा क्या बन रहा है? अगर हम साइन को पुट करें टी के इक्वल साइन एक्स को, तभी हमारा इसका डायरेक्टली कॉस एक्स आएगा। ठीक है, अगर आप कॉस एक्स को टी के इक्वल पुट कर देते हो तो आपका साथ में माइनस का साइन भी आ जाएगा, और इस माइनस का इसमें कहीं यूज़ नहीं है, तो फिर ये माइनस आपका कहीं पे आप कवर अप नहीं कर पाओगे। हालांकि गलत भी हो जाएगा ना, फिर मैंने आपको क्या बताया, हमें एग्जैक्ट उसका डिफ्रेंशिएशन मिलना चाहिए। तो एग्जैक्ट हमारा साइन एक्स का मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर साइन एक्स को पुट कर देंगे टी के इक्वल, एंड देन इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमारा आ जाएगा क्या? कॉस एक्स डी एक्स डी टी। कैसे आएगा? साइन एक्स का आपका कॉस एक्स हो जाएगा, और डी टी का डी टी बाई डी एक्स, इस डी एक्स को इधर ला सकते हो। ओके, अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं अपना। तो साइन एक्स की जगह हम पूरा टी पुट कर सकते हैं, टी पुट कर दिया। अब हमारा कॉस एक्स डी एक्स की जगह हम ये डी टी पुट कर सकते हैं, डी टी पुट कर दिया। इसको आपने जब इंटीग्रेट किया तो आपका क्या मिला आपको? टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। या क्या? यही आपका आंसर है। बस अब हमें इसमें फाइनल वैल्यूज पुट करनी है। अगर आपका जिस तरह से भी अगर क्वेश्चन के ऑप्शंस गिवन हो, आप उस हिसाब से वैल्यूज पुट कर सकते हैं। मतलब अगर आपको ऐसे आंसर दिया है तो आप ऐसे निकाल लीजिए, और वैसे तो ज़्यादातर वैल्यू पुट करवाते ही है वो। वैल्यू पुट करके दिया है तो चलिए वैल्यू पुट करके लिख देते हैं। ओके गाइस, हो गया यहाँ तक क्लियर? कोई यहाँ तक डाउट तो नहीं होगा मेरे ख्याल में, मुझे लगता है। तो यहाँ तक तो आप लोग को मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ज़्यादा कुछ डाउट होगा नहीं। ठीक है, अब मैं होमवर्क क्वेश्चन आपको देती हूँ कुछ होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ गाइज, और उसमें ना मैं एक सेकेंड, मैं होमवर्क अपने ना लिख लेती हूँ अपने पास भी, क्योंकि फिर मुझे क्या होता है ना, बाद में पूरी वीडियो देखनी पड़ती है। तो लेट मी इरेज दिस कैनवास, क्योंकि आप लोग का तो अच्छा गाइज, आप लोग क्या करते हैं, चीज़ मुझे बताइए। वीडियो आप लोग देखते हैं तो क्या पूरा नहीं देखते हैं क्या? कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा है, कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो प्लीज़ मुझे बता दो, क्योंकि एक तो लाइक्स नहीं आते हैं बिल्कुल भी। एंड प्लीज़ लाइक क्या कीजिए, क्योंकि पता ही होता है वो मोटिवेशन होता है, जिसके लिए मुझे मोटिवेशन मिलता है अगले दिन फिर वीडियो बनाने के लिए। अब आप लोग ना लाइक नहीं करेंगे तो फिर मोटिवेशन नहीं मिलता है ना, फिर लगता है यार बच्चे पता नहीं देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं। एंड व्यूज़ से नहीं, पता है क्या होता है, अगर मैं पर वीडियो का आपको वॉच आवर दिखाऊँ ना, तो अगर जैसे अभी जो मैंने कल वीडियो डाली थी उसमें शायद 26 या 27 व्यूज़ आए हैं, और उसका वॉच आवर आई गेस अराउंड 3 घंटे का है सिर्फ। ठीक है, देखिए मैं आपको इसके साथ शेयर इसलिए कर देती हूँ क्योंकि मेरा पर्पस इससे कमाना नहीं है। अगर कमाना होता तो मैं कोर्स बनाकर बेचती, या फिर कोई बहुत सारे चैनल्स चल रहे हैं, आप लोग को पता होंगे बहुत से चैनल्स के नाम, जाके कहीं ज्वाइन कर लेती। और मेरे ख्याल में कोई पढ़ा भी नहीं रहा है एयरपोर्ट के लिए किसी चैनल पे, जो फेमस चैनल है, आई वुड नॉट फाइंड द नेम, लेकिन वहाँ शायद इस कोर्स के लिए कोई पढ़ा भी नहीं रहा है, तो मैं देती तो एकदम से वो लोग रख भी लेते हैं। मगर क्या है कि वो पर्पस नहीं है मेरा उस तरह से अर्न करना, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रही हूँ इसीलिए। लेकिन बस ना मोटिवेशन तो चाहिए होता है ना। अब 26-27 लोगों में से 3 घंटे का व्यू आ रहा है, तो इसका मतलब आप लोग 10 मिनट की भी वीडियो नहीं देख रहे हो। तो अगर वो आपको नहीं समझ में आ रही है, आप 10 मिनट का देख के छोड़ दे रहे हो, तो उसका क्या रीज़न है? नहीं समझ में आ रहा है तो एटलीस्ट वो बताओ, समझ में आ रहा है तो वो बताओ, कोई डाउट है तो वो पूछो, कुछ सजेशन है तो वो दो, बट एटलीस्ट गिव सम इनपुट, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप लोग देख रहे हैं। ओके गाइस, तो चलिए खैर मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। सॉल्यूशन तो मुझे नहीं बताना है क्योंकि ये आपका है होमवर्क क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखती हूँ, पॉसिबल तो इसको भी मैं होमवर्क में ही रख देती हूँ। चलिए इसको देखते हैं। एक्चुअली मैं ना 3-4 क्वेश्चंस लिख कर लाती हूँ आप लोग को पढ़ाने के लिए, एंड देन फिर मुझे लगता है पता नहीं होमवर्क मैं दूंगी, मैं आप लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो फिर मैं उनको सॉल्व भी करवा देती हूँ। चलिए खैर एक क्वेश्चन और ले लीजिए आप लोग होमवर्क में, ये वाला 10⁴ अंडर रूट x इंटू
सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स डीएक्स। ओके, ये दो आपके हैं होमवर्क क्वेश्चन रिलेटेड टू द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और देखिए। ठीक है, ये तीन आपके होमवर्क क्वेश्चन है विद द दिस सब्स्टिट्यूशन का मेथड टाइप 1 के हिसाब से। ठीक है, एक क्वेश्चन और है लेकिन उसमें ना कुछ आप लोगों को समझाना भी है फैक्ट्स, लेकिन इसीलिए मैं उसको सॉल्व करवा देती हूँ। इंटीग्रेशन, इस तरह का क्वेश्चन मेरे ख्याल में आप लोगों ने एटीसी के पेपर में या फिर एओ के पेपर में कहीं तो भी देखा होगा। इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये वाला टाइप के क्वेश्चंस। दिस इज कॉस स्क्वायर। ओके, अब देखिए गाइज, इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया कि हमारा एक हम साइन एक्स ले सकते हैं, एक हम कॉस एक्स ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर किसको क्या एज्यूम करेंगे, किसको हमने क्या पुट करना है, साइन एक्स पुट करना है कि कॉस एक्स पुट करना है। मैंने आप डायरेक्टली तो मिल नहीं रहा ना कुछ भी, आपका स्क्वायर और क्यूब दिया हुआ है। यहाँ पर सिर्फ साइन और कॉस होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व करके देख लिया, लेकिन अब यहाँ पर क्यूब और स्क्वायर दोनों है। तो अब हमें कुछ ना कुछ करके इसको इस तरह से बनाना होगा कि हमारा इन दोनों में से कोई एक जो है वो dx के साथ कंज्यूम हो जाए। जैसे जब हम एक्स स्क्वायर को t पुट कर रहे थे एंड 2x dx हम लिख देते थे इक्वल्स टू dt, तो क्या हो रहा था, हमारा जो क्वेश्चन में 2x का टर्म था वो हमारा dx के साथ कंज्यूम हो जाता था। तो हमें इस तरह से कुछ करना होता है कि हमारा कोई एक टर्म इनमें से dx के साथ कंज्यूम हो जाए। ठीक है, ज़्यादातर हमारा जो नंबर बड़ा होता है हम उसको कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसके ना आपको किसको एक पुट जो भी आपका नंबर है इक्वल्स टू टी, ये आपको कॉस रखना है या साइन रखना है, इसको आप कैसे चूज़ करेंगे, इसका कुछ छोटी सी एक दो ट्रिक्स हैं, बस उसको आप याद रख लीजिए। क्या है कि अगर आपका इस तरह से क्वेश्चन गिवन है, साइन एम एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, इसमें इफ़ तो आपका m है ऑड एंड आपका n है इवन। इस केस में आप क्या करेंगे, हम लोग पुट कर देंगे cos x इक्वल्स टू टी। ठीक है, सेकेंड कंडीशन, अगर हमारा m है क्या इवन एंड हमारा n है क्या ऑड, तो हम क्या पुट करेंगे, हम पुट करेंगे sin x को इक्वल्स टू टी। ठीक है, अब एक थर्ड क्वेश्चन, अगर हमारा m एंड n दोनों ही हमारे ऑड हैं, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमारे पास ऑप्शन है, हम चाहे तो cos x को चाहे तो sin x को, जो आपको अच्छा लगे आप उसको इक्वल्स टू टी पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपके पास m एंड n दोनों ही इवन है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, जिसकी हमारी लार्जर पावर हो, ठीक है, जिसकी पावर बड़ी हो उसको हम इक्वल्स टू टी पुट कर देंगे। ठीक है गाइस, यहाँ तक कोई कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है ना, इजीली समझ में आया होगा। अब अगर हम इसके हिसाब से, इन रूल्स के हिसाब से अपने क्वेश्चन को देखते हैं, तो यहाँ पर आप मुझे बताइए हमें क्या पुट करना चाहिए। हमारी m की पावर जो है, हमारा जो m है, m क्या है हमारा, जो साइन के साथ पावर है, ये ऑड होनी चाहिए। एंड जो हमारा n है, जो हमारी कॉस के साथ पावर है, ये हमारी इवन होनी चाहिए। तो हम cos x को इक्वल्स टू टी पुट करते हैं। ओके, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो चलिए अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो सॉल्व करने से पहले मैंने आपको क्या बताया कि इसमें डायरेक्टली पुट नहीं करेंगे हम लोग, कुछ इसको एल्जेब्रिकली थोड़ा सॉल्व कर देंगे कि हमारा इस तरह से बन जाए कि एक कोई टर्म, इन दोनों में से किसी एक का टर्म dx के साथ कंज्यूम हो जाए हमारा। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना होगा, देखिए हमारा sin x में टर्म्स ज़्यादा है। अब सपोज मान लीजिए अगर आप cos x को या cos स्क्वायर x को t के इक्वल पुट कर देंगे, तो कुछ ना कुछ तो हमारे इधर भी दो टर्म साइन के बचने चाहिए ना, उसको बैलेंस करने के लिए। या फिर अगर आप इस तरह से सेपरेट कर देंगे कि आप cos को dx के साथ कंज्यूम करा देंगे,
तो आपको कॉस के साथ तो कोई एक ही टर्म मिलेगा डिफ्रेंशिएशन करने के लिए, एंड साइन के साथ आपके 3 टर्म्स हैं, तो आप उसको बैलेंस कैसे करेंगे? अभी तक क्या होता था, यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर होता था, हमारा 2x dx मिल जाता था, ठीक है, एक के साथ एक टर्म मिल जाता था। अब आपका ये स्क्वायर में है, ये क्यूब में है, बैलेंस करने के लिए दोनों को बराबर करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। तो हम इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं हम। साइन एक्स को तोड़ दें ताकि ये हमारे दोनों आपस में बैलेंस हो सकें किसी तरह से, ठीक है। अब जब हमने इसको साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया तो इसको देखते ही हमारे दिमाग में एक फॉर्मूला आएगा, क्या? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला होता है हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का। इससे फ़ायदा हमारा क्या होगा? देखिए, हम जब कॉस की कुछ वैल्यू पुट कर देंगे तो वो साइन इस वाले को अपने साथ कंज्यूम कर लेगा और इसको हम कॉस की फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं। पता है, ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, हो सकता है समझने में, कोई फर्स्ट टाइम, अगर फर्स्ट टाइम तो खैर कोई नहीं कर रहा होगा, बट काफ़ी लंबे वक्त के बाद अगर कोई कर रहा होगा, क्या दिक्कत हो रही होगी ना कि भाई क्या कॉस आ गया, कहाँ से साइन आ गया, तो वो चीज़ है ना आपको प्रैक्टिस से होगी। वही मैंने बोला ना, प्रैक्टिस है इंटीग्रेशन में सिर्फ एक चीज़। तो हमने क्या करना है, कॉस एक्स को पुट करना है टी के इक्वल, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी क्या आ जाएगा? अब चलिए यहाँ पर पुट करते हैं अगर हम वैल्यूज़ को, तो हमारी क्या आ जाएंगी? इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स को हम टी स्क्वायर एक्स एंड साइन एक्स डी एक्स की जगह हमारा पूरा डी टी आ जाएगा। आ गया? देखिए कितना सिंपल सा हो गया। अब इसमें हर एक टर्म को आप अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। टी स्क्वायर माइनस टी फोर डी टी, इसे अंदर मल्टीप्लाई करके। अब देखिए, ऐसा नहीं है ये एक स्पेसिफिक वे मैंने बता दिया, आप इसी तरह से कर सकते हैं, आप इसमें कुछ भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आपका आंसर भी उसकी वजह से थोड़ा सा चेंज हो सकता है, उसका भी रीज़न देखिए मैं बताती हूँ आपको क्या होने वाला है। अब इसको अगर आप सेपरेट कर देंगे, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी माइनस इंटीग्रेशन टी की पावर 4 डी टी, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा आपका टी की पावर 3 प्लस डिवाइड बाई 3 प्लस टी की पावर 5 बाई 5 प्लस सी, ये आ जाएगा। अब इसमें अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? कॉस क्यू, सॉरी यहाँ माइनस का साइन है ना, बाकी चेक कर लीजिएगा कहीं कुछ प्लस माइनस का कुछ गलती हुआ होगा तो उसको ठीक करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन वगैरह का चेक कर लीजिएगा, अगर कहीं कुछ माइनस प्लस रह गया हो तो वो आपका ठीक हो जाएगा, मतलब प्लस माइनस का फ़र्क कहीं आ रहा होगा तो आ रहा होगा, बाकी आपका सही है, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपकी आ जाएगा, आंसर इसका करेक्ट हो गया, ओके। हो सकता है प्लस माइनस का मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ गलती कर दी है, उसको चेक कर लीजिएगा कहाँ मैंने क्या गलती कर लिया है, ठीक है। वैसे कोई ज़्यादा कुछ बड़ा गलती किया नहीं होगा, ओके गाइस। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा इसमें सॉल्व करके। ये आपको क्लियर हो गया होगा इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व इजीली कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन का मेथड। अगर आप इसमें कोई और तरीका लगाते तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी हो जाता और सॉल्व भी शायद नहीं हो पाता। अच्छा गाइस, मैं भी आपसे कह रही थी कि आपके आंसर्स अलग अलग आ सकते हैं। देखिए, इंटीग्रेशन में क्या होता है ना, इंटीग्रेशन आपका मेनली 2 तरह का पढ़ेंगे आप, ठीक है। कौन कौन सा? एक होता है डेफिनेट, एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। अब डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है और इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, इनमें फ़र्क क्या होता है दोनों में? देखिए गाइस, आपका अगर हम बात करते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल्स का, तो उसमें हमें कुछ पता नहीं होता है आंसर का, ठीक है। आपका एक से ज़्यादा आंसर्स हो सकते हैं, मोर देन 1 आंसर आपका आ सकता है, ठीक है। जैसे हम अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे तो कुछ और आंसर आ सकता है, कोई और मेथड से करेंगे तो कुछ और आंसर आ सकता है। अब डिपेंड करता है आपके ऑप्शंस में क्या गिवन है, इसीलिए आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि हमें इसमें कुछ एग्जैक्ट पता चल नहीं पाता है और फिर आपको हर मेथड ट्राई करना पड़ता है। अगर आपका फर्स्ट मेथड जो है वो सही नहीं लगा तो आपको थोड़ा ज़्यादा ट्राई करना पड़ सकता है। बाकी आप प्रैक्टिस से इतना एक्सपर्ट हो जाएंगे, आप समझ जाएंगे कि कहाँ कौन सा मेथड लगाना है, ओके गाइस। एंड डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है, ये इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपका सिर्फ एक ही आंसर आता है। एंड ज़्यादातर इनमें क्या होती है, इसमें आपकी लिमिट्स दी हुई होती है, कुछ भी लिमिट हो सकती है, ए से बी कोई भी लिमिट हो सकती है यहाँ पे फंक्शन,
ठीक है, आपको इसमें क्या होता है, एक तो लिमिट दे दिया जाता है, और ये इस तरह का क्वेश्चन है, सपोज आपको वो ये लिख कर देगा 2 से 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब जब उसने ऐसा लिख के दे दिया तो अब आप इसको सिंपल सा करोगे, एक्स क्यूब बाय 3 लिमिट 2 से 4, 4 का क्यूब करोगे कितना आ जाएगा 64 बाई 3 माइनस 2 का क्यूब 8 बाई 3 माइनस कर दो 3 56 बाई 3। ठीक है, आ गया। सिर्फ इसका यही आंसर हो सकता है और कुछ नहीं निकलेगा इसका आंसर। लेकिन अगर आप इंडेफिनिट में आपको कोई दे दिया जाए तो इंडेफिनिट में जैसे आपको दिया था एक्स स्क्वायर 2x dx, इसको आप सब्सटीट्यूशन से जाओगे तो अलग मेथड आ जाएगा, और कोई और मेथड से करोगे तो अलग आंसर आ जाएगा। तो फिर वो आपका ऑप्शंस पे डिवाइड करता है, डिपेंड करता है कि आपको क्या ऑप्शन दिया है। इसीलिए इंडेफिनिट इंटीग्रल थोड़ा सा टफ हो जाता है और इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है गाइस, अभी जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन देखा था साइन एंड कॉस वाला, साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स वाला, उसमें भी वही चीज़ है, उसमें तो शायद आपका वही आंसर आएगा, चेंज नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको यू कैन नेवर से कि सिर्फ यही आंसर होगा। ठीक है, इन केस ऑफ द इंडेफिनिट इंटीग्रल। ओके गाइस, अब मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाया, उसका मैंने आपको एक टाइप बता दिया। अब हमारे पास टाइम है तो हम एक और टाइप देख लेते हैं, टाइप 2। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया था टाइप 1 में कि हम देखते हैं कि कोई ऐसे नंबर है कि जिनका हमारा एक दूसरे के डिफरेंशिएशन हो, तो हम मतलब एक कोई नंबर ऐसा हो जो किसी दूसरे नंबर का डिफरेंशिएशन हो उसी फंक्शन में, तो हम ओरिजिनल नंबर को टी पुट कर देते थे। अब सपोज आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए, साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस ए डी एक्स। ठीक है, इस तरह का। अब आप इसमें बताइए कोई भी ऐसा फंक्शन दिख रहा है आपको जो एक किसी दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन है? नहीं दिख रहा होगा। एक सेकेंड गाइस, सपोज कि ये फंक्शन इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, ये साइन एक्स है, साइन एक्स प्लस ए है, दोनों में से कोई एक दूसरे का डिफरेंशिएशन नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, देखिए साइन एक्स तो हमारा एक नॉर्मल फंक्शन है। ठीक है, इससे ज़्यादा छोटा साइन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको नहीं मिलेगा, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स, इनसे छोटा फंक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन हमने क्या देखा, यहाँ पर x की बजाय x प्लस ए एक एक्स्ट्रा टर्म लिखा है। तो अगर हम इस टर्म को t के इक्विवेलेंट पुट कर दें तो a हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा किसी ना किसी तरह एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमारा सिर्फ x रह जाएगा यहाँ पर, और फाइनली साइन x रह जाएगा जो हमारा यहाँ भी है। तो इस तरह से हमारा कुछ कुछ सोल्यूशन निकल सकता है इसको सॉल्व करके। अब देखिए गाइस क्या है, मैंने एक तरीका था, मैं आपको डायरेक्टली बता देती, x प्लस ए को t हम पुट कर देंगे। नाउ आई एम टेलिंग यू कि मैं आपको ये बता रही हूँ कि हम t यहाँ क्यों पुट करेंगे, ताकि अगली बार आपके पास क्वेश्चन आए तो आप उसमें अपना भी दिमाग से कुछ भी पुट करके चेक कर सके कि अच्छा ये हम पुट करेंगे, ये हम पुट करेंगे। ज़रूरी थोड़ी हम जो क्लास में कर रहे हैं सारे वही क्वेश्चन आ जाए उठ के। हाँ ये हम कर सकते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे कि उन पर बेस्ड कुछ आए तो हम कर लेंगे एग्जाम में। तो चलिए हम इसको करके ट्राई करके देखते हैं। x प्लस ए को हम t पुट करते हैं। ठीक है, इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो आपका x का क्या आ जाएगा, सिंपली आपने जब x को किया होगा तो आपका x का आ जाएगा 1 प्लस a का डिफ्रेंशिएशन 0 एंड t का क्या आ जाएगा dt बाई डी एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका डी एक्स इक्वल्स टू डी टी आ जाएगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि मैम हमारा साइन एक्स तो कंज्यूम ही नहीं हुआ, हमें तो साइन एक्स कंज्यूम करना था साथ में, लेकिन हमारा तो सिर्फ डी एक्स बाई डी टी आया, मतलब डी एक्स इक्वल्स टू डी टी आया। अब क्या करें, तो गाइस चलिए इसको थोड़ा आगे देखते हैं हम और क्या कर सकते हैं। हमारे पास देखिए, अगर अब इसमें हम वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन में, तो हमने देखा हमारा एक ऑप्शन है हमारे पास कि हम ऊपर का साइन एक्स ही लिख दें, लेकिन जब हमने x प्लस ए को t के इक्विवेलेंट पुट कर ही दिया है तो हमें x की जगह भी कुछ और पुट करना चाहिए। हम सिर्फ x को डायरेक्टली क्यों लिख रहे हैं, फिर यहाँ पे भी चेंजिंग करनी चाहिए ना। जब हमारा चेंज हो सकता है t माइनस ए हम रख सकते हैं ना हम इसको, तो हम इसको इस तरह से पुट कर देंगे t माइनस ए अपॉन में x प्लस ए को हम साइन t पुट कर देंगे। रीज़न क्या है इसको t माइनस ए को पुट करने में कि हमने dx की जगह पुट कर दिया है dt। ठीक है, हमें पता है हम आगे dx की जगह dt पुट करने वाले हैं, तो अगर हम dt पुट करने वाले हैं तो हमारे इधर के फंक्शंस भी आपका t की फॉर्म में होने चाहिए, t के रिस्पेक्ट में होने चाहिए। अगर t की रिस्पेक्ट में ना होकर ये सिर्फ साइन x होता तो उसको हम कैसे इंटीग्रेट करते,
इंटीग्रेट नहीं हो पाता ना, टी की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है अगर आपको डी टी के साथ में, तो आपका फंक्शन में भी टी होना चाहिए। ए भी है हमारा इससे, लेकिन क्या है, ये हमारा एक तरह से कांस्टेंट है, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। बाकी अभी आगे देखते हैं क्या होगा। तो फाइनली हमारा आ गया साइन टी माइनस ए अपॉन में साइन टी जी टी। ठीक है भाई। अब देखिए, अब आप इसमें आगे क्या सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। अब हमें पता है साइन ए, अगर हम सपोज इसको अंदर यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूँ, फिर इससे मल्टीप्लाई कर दूँ, एंड देन सेपरेट करके टर्म्स को लिख दूँ, जैसे हम पहले कर चुके हैं कि न्यूमरेटर में अगर प्लस माइनस में होता है, नीचे डिनोमिनेटर एक ही होता है, तो सेपरेट कर देते हैं। मगर प्रॉब्लम क्या आएगा कि साइन ए में ये जो ए है ये आपका है कॉन्स्टेंट, इसको आप फिर फर्दर इंटीग्रेशन, इसको फिर आप फर्दर कांस्टेंट की तरह बाहर निकाल लेंगे, तो आपका बच जाएगा 1/sin t यहाँ पे सेपरेट करने पे। तो उसको आप फिर कैसे करेंगे, उसको फिर इसको ऊपर लाएंगे तो ये आ जाएगा आपका साइन इनवर्स टी। अब इसका कोई फॉर्मूला पढ़ा है आपने, नहीं पढ़ा है, तो हम इसीलिए इसको इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते। अगर हम इसको ऐसे लिख दें साइन टी माइनस साइन ए अपॉन में साइन टी, एंड देन सेपरेट कर दें साइन टी बाय साइन टी, ये तो कैंसिल हो जाएगा, चलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन ये साइन ए अपॉन में साइन टी, यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या लग करते हैं हम, अगर हमारा कभी भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है, मतलब साइन या कॉस आ जाता है, एंड ब्रैकेट में हमें कोई एक कांस्टेंट या वेरिएबल जो भी है, प्लस माइनस कोई दूसरा कांस्टेंट या वेरिएबल दिया होता है, और इधर ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन होता है साइन या कॉस, तो इसमें हम लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला। अब वो क्या होता है वो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक की शीट्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में जो हमें ज़रूरत है हम उसको देख लेते हैं। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ हमें चाहिए, क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, इस तरह से इसको हम खोलते हैं। कभी भी हम ऐसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके नहीं खोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर इस तरह से आपको दिया है तो उसको खोलने के फॉर्मूला होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको नॉर्मल अलजेब्रा हर जगह नहीं चलती है, आपके अलग अलग फॉर्मूलाज भी हैं, तो आप इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते, आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इस तरह से ओपन करने के लिए। तो चलिए, अब हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, तो चलिए फॉर्मूले के फॉर्म में लिख देते हैं हम इसको, साइन टी कॉस ए माइनस कॉस टी साइन ए डिवाइड बाय, आप पूरा साइन टी लिख देंगे, उसके बाद इसको सेपरेट कर सकते हैं, साइन टी यहाँ पे डी टी आ जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे भी साइन टी, फिर यहाँ पे डी टी आ जाएगा। ओके, अब देखिए साइन टी कॉमन हो गया, कट कर सकते हैं, क्या रह गया आपका अंदर, कॉस ए डी टी माइनस यहाँ पर आपका कॉस टी एंड साइन टी। देखिए यहाँ पर साइन है, मगर इनका जो आपका साथ में एक फंक्शन दिया है वो आपका अलग है, इसमें ए है इसमें टी है, तो इसमें आप कैंसिल नहीं कर सकते। अब टी फंक्शन आपका कॉस के साथ है, लेकिन यहाँ पर साइन है, तो आप इसको भी कैंसिल नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, अगर हम इसको नोटिस करेंगे, ये हमारा कॉट टी बन रहा है, कॉट टी बन रहा है, कॉस बाय साइन हम कॉट लिखते हैं ना, कॉट टी और इंटू साइन है, ये बन रहा है। अब मैंने आपको क्या बताया था, ये जो कॉस ए है ये हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को तो हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं, क्या करते हैं हम कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं, तो कॉस ए बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा डी टी माइनस, यहाँ पर भी आपका सेम वही चीज़ होगी, कांस्टेंट साइन ए बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा कॉट टी डी टी। ठीक है, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे आप, तो आपका कॉस ए तो कांस्टेंट था, यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो आपका आ जाएगा टी, क्यों आएगा समझ गए होगे, क्योंकि यहाँ पर 1 है, तो इसको करेंगे आगे सॉल्व तो टी आ जाएगा, माइनस साइन ए, एंड अब आपका यहाँ पर क्या लिखा है, कॉट टी। कॉट टी का इंटीग्रेशन अगर आप लोग को याद हो तो होता है आपका लॉग साइन टी। ठीक है, ये होता है प्लस सी। ठीक है, देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा सोल्यूशन, मतलब ये जो सॉल्व करके आया है हमारा, लेकिन है नहीं बिल्कुल भी। मैं ये ऊपर वाला पार्ट यहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट बताया भी नहीं है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ दोबारा, जो हमने ऑब्टेन किया है उसको, क्या हमने को मिला है, कॉस ए इंटू टी माइनस साइन ए लॉग
sin t प्लस सी। ओके, अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया कि हम t की जगह जो हमने वैल्यू ली होगी हम उसको पुट कर देंगे। तो अगर आप इसको पुट करेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, cos से इंटू टी की जगह x प्लस ए माइनस साइन ए लॉग साइन टी की जगह x प्लस ए प्लस सी। ओके, इसको अगर आप थोड़ा और सही से लिखना चाहें तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, x प्लस ए कॉस ए माइनस, ये तो फिर इसमें तो वही आएगा साइन ए लॉग साइन एक्स प्लस ए। ओके, दिस इज योर आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब आपको कुछ एटीसी के आपको पीछे दिमाग में कोई क्वेश्चन याद आ रहा है? ये ऐसे लॉग की फॉर्म में रहते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, इस तरह से ऐसे कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लंबा लंबा लिखा रहता है इंटीग्रेशन का, जो ऐसे छोटा सा कुछ टर्म दे रखा होता है उसका इंटीग्रेशन इतना लंबा रखा होता है। कुछ आपको याद आ रहे होंगे बैक में, एटीसी के इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो इस तरह ही ये सॉल्व होते हैं। हम धीरे धीरे और प्रैक्टिस करेंगे तो हमें और अच्छे से करना आ जाएंगे। अच्छा गाइज, टाइम तो हो गया है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आई होप। अगर नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा मुझे, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। बेस हमारा अच्छा बनना चाहिए ताकि हम आगे के क्वेश्चंस कर सकें। अगर बेस में कोई प्रॉब्लम रह जाएगी तो आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। एक होमवर्क क्वेश्चन और नोट कर लीजिए, 1 प्लस 10x dx। इसका सॉल्यूशन देखते हैं कौन बच्चा कर पाते हैं। एक क्वेश्चन ये हो गया, 3-4 पहले दिए मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन, मुझे इन सबके सॉल्यूशंस पॉजिटिवली चाहिए। मैं हर बार यही बोलती हूँ वरना मैं आगे नहीं कराऊंगी, लेकिन मैं फिर भी करा देती हूँ क्योंकि फिर मुझे लगता है कि आप बाद में शायद वीडियो देखें, कोई एकदम नहीं देखता है, 2-3 दिन बाद वीडियो देखता है तो फिर उन बच्चों का तो फिर रह ही जाएगा। दैट्स वाई मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवा देती हूँ फिर। तो भाई यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, इन इंटीग्रेशन आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है आप वहाँ भी पूछ सकते हैं, चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, या कुछ सजेशन देना है, कुछ बताना है तो प्लीज़ वो भी बताइए। आई विल लव टू डू द थिंग्स विच यू सेड। ठीक है, बाकी अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो डू लाइक इट, share the channel and subscribe my channel, share the video and subscribe my channel। ठीक है, तो प्लीज़ डू इट गाइज। थैंक यू वेरी मच, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। मैं एंड करती हूँ यहाँ पे।